नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लैंग्वेज टॉक्स में। आज हमारे साथ जुड़ी है प्रीति मढ़वाल जी, जो दिल्ली से ज्वाइन कर रही है। प्रीति जी एक अनुभवी हिंदी भाषा विशेषज्ञ और लोकलाइजेशन प्रोफेशनल है। इन्हें आईटी और सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन इंडस्ट्री में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने गूगल, जीएसटी, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी कंटेंट और कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ काम किया है। ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन, टेस्टिंग, लिंग्विस्टिक क्वालिटी और इंग्लिश कंटेंट जैसे क्षेत्रों में उनका गहरा अनुभव रहा है। भाषा, तकनीक और भारतीय भाषाई संवेदनशीलता को साथ लेकर चलने वाली प्रीति जी आज हमारे लोकलाइजेशन की रोचक दुनिया, भाषा के बदलते स्वरूप और डिजिटल युग में हिंदी की भूमिका, इस पर बातचीत करेंगी। चलिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार ललिता जी। आपका लैंग्वेज टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रीति जी, भाषा की दुनिया में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। दरअसल मेरी भाषा की दुनिया में आने की प्रेरणा कोई ऐसा एक मोमेंट या किसी एक उससे नहीं आई है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था बचपन ओके। से ही। बट मैंने अपने आसपास लोगों को देखा और मैंने ये चीज महसूस की कि काफी सारे लोग शब्दों की कमी की वजह से नहीं बल्कि भाषा की बाध्यता की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा। मैंने समय के साथ देखा कि लोग तकनीक से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में उससे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर वो भाषा उनको नहीं आने की वजह से कई बार वो जो लैंग्वेज बैरियर जो उनके आगे बन जाता है उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हाँ जी। ये एक प्रेरणा कहिए या जो मुझे लगा कि नहीं ये एक गैप है इसके बीच में। हाँ। तो मुझे ये चीज काफी सेटिस्फाइंग लगता है अपने जॉब के साथ भी कि हम्म। मैं कहीं ना कहीं इस दुनिया का हिस्सा बन के एक छोटा सा अंश होके लोगों तक लोगों की बातें पहुंचा पाती हूँ, दूसरी संस्कृति उन तक पहुंचा पाती हूँ, जो कि एक बहुत बढ़िया एक माध्यम है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम मीलों की दूरियां नहीं दरअसल देशों की दूरियां तक कम कर देते हैं। जी, कितनी सही बात कही आपने, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, आपने हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर आपका करियर आईटी और सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन की तरफ गया, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? दरअसल मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैंने हम्म। 12th साइंस से किया, देन उसका मेरा शुरू से रुझान जर्नलिज्म की तरफ था। हम्म। तो भाषा अच्छी होना तो एक मैं उसको भी एक वो क्रेडिट दूंगी। शुरू बचपन से एक्चुअली न्यूज देखना हमारे घर में शुरू से न्यूज का एक माहौल रहा, तो हाँ। किताबें पढ़ना, न्यूज देखना तो काफी एक वो भी एक इसका वो रहा। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म करने के दौरान ही अपना पहला काम जो पहली जॉब जो ज्वाइन की एज एन इंटर्नशिप जो कह सकते हैं, वो ट्रेवल वेबसाइट में शुरू की और उसी दौरान मैंने ट्रेवल वेबसाइट के ब्लॉग्स वगैरह ट्रांसलेट किए। हम्म। बट वो सिर्फ एक जरिया था समझने का। हम्म। उसके बाद मैंने एमएनसी कंपनी ज्वाइन की, एसडीएल मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन, जो कि इस फील्ड की नामी कंपनी है। मैंने उसमें एक्चुअली दरअसल सच कहूं तो सही मायने में समझा सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनुवाद हम्म। क्या है वो तो एक मतलब सभी लोग एक हम्म। सतही तौर पे जानते ही हैं, बट हम्म। सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन की दुनिया मेरे लिए बहुत नई थी। और मैंने जब हम्म। वहां ज्वाइन किया तो असल मायने में मैंने समझा सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन होता क्या है। वहां जाके अच्छा। मुझे समझ में आया कि किस हम्म। तरीके से व्यवस्थित ढंग से ऐसी कंपनियां, लोकलाइजेशन कंपनियां लोगों के माध्यम तक उनकी भाषा में उनको वो तकनीक मुहैया करा रहे हैं जो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उसकी कमी महसूस करते हैं कि हम किस तरीके से इसे यूज कर पाए। तो वो मैंने हम्म। पूरा एक व्यवस्थित ढंग से उसका ढांचा सीखा, समझा, और वहीं से मैंने समझ लिया कि अब इसी में अब मुझे अपना करियर बनाना है। तो मैंने उसके ओके। बाद मास्टर्स की हिंदी लिटरेचर में, ताकि कि ओह। सतही जानकारी ना हो, भाषा की एक अच्छी पकड़ हो, ताकि हम लोगों तक उनकी बात उस तरीके से पहुंचा सके कि उनको लगे ही ना है कि वो अनुवाद हो। कि अनुवाद की हाँ। खासियत ही अच्छा। ऐसी होनी चाहिए, अनुवाद एक अच्छा अनुवाद वही कहलाता है जिसमें एक यूजर को लगे कि ये भाषा उसी की भाषा में ही लिखा गया है, ये सारा कंटेंट। हाँ, अच्छा, उसको लोकलाइजेशन बोलेंगे हाँ आप? जी। तो जी। उससे ही मेरा मैं कहूंगी उसी वहीं से मेरा इस दुनिया में सफर शुरू हुआ। कितना अच्छा है। मतलब अनुवाद की दुनिया वो सबको मालूम रहती है, लेकिन लोकलाइजेशन की दुनिया नहीं मालूम रहती है।
तो और थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए कि क्या फ़र्क है ट्रांसलेशन और लोकलाइज़ेशन में? सरल शब्दों में कहूँ तो अनुवाद ट्रांसलेशन बेसिकली एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण ही होता है। हुँ, पर इसमें अंतर है, लोकलाइजेशन में वही इसका उलट होता है, हम एक पूरा अनुभव यूजर के लिए रिलेटेबल बनाते हैं, उसके लिए फेमिलियर बनाते हैं। जैसे हुँ, कि मैं आपको उदाहरण दूंगी। ओके, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं, एक मुहावरा है, ब्रेक अ लेग। और हाँ, हम अगर वैसे अनुवाद करें और उसकी अगर अंदर की वो संदर्भ ना समझें तो उसको अगर शब्दानुसार शब्दानुवाद कर दें तो उसका मतलब है अपनी टांग तोड़ लूं, पैर तोड़ लूं। हाँ, पर राइट, वहीं अगर हम उसका लोकलाइजेशन करने लगे तो उसका मतलब है, हुँ, अंग्रेजी में उसका मतलब है ऑल द बेस्ट, और हिंदी हाँ, में हम उसको लोकलाइजेशन करेंगे तो उसका है शुभकामनाएं। तो इस हाँ, तरीके से किसी चीज की गहराई को समझना, सतही अनुवाद ना करते हुए उसकी हुँ, गहराई तक जाना, समझना, कौन सी हुँ, देश के लिए आप वो लिख रहे हैं, उसे लोकलाइजेशन हुँ, कहते हैं। मान लीजिए कोई अगर हम किसी मूवी का अनुवाद करते हैं और वो फ्रेंच हुँ, मूवी है, हुँ, फ्रांस का, जाहिर सी बात है उसमें आपको फ्रांस का पहनावा, संस्कृति नजर आएगी क्योंकि वो वहीं के हुँ, परिवेश के लिए बनी है। जी, पर क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, लोकलाइजेशन का जमाना है, तो लोग उसे हर कंटेंट हर भाषा में लोगों को सुनना है, देखना है, समझना है, एक दूसरे को जानना है। उसके हुँ, लिए लोकलाइजेशन आता है। तो लोकलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम उसी भाषा के कंटेंट को आपकी भाषा के अनुरूप ढालते हैं, जिससे हुँ, आपको कंटेंट तो पता चल जाए। किसी एक हुँ, किरदार का आपको अनुरूप समझना पड़ता है कि इस किरदार, मान लीजिए कि एक किरदार है, वो व्यंग्यात्मक रूप से ही बोलता है, उसका चरित्र उस तरीके से है। किसी का हुँ, चरित्र एक सधे हुए व्यक्ति का दिखाने के तौर पे है, कोई, हर किसी का अलग अलग किरदार होता है। तो उसको हुँ, समझना, उसको समझ के उन्हें शब्दों में पिरो के दूसरी भाषा और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसके यूजर तक हुँ, पहुंचाना ही लोकलाइजेशन ओके, कहलाता है सही मायने में। और हाँ, यही इन दोनों तो के बीच का अंतर। हाँ, जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। आपने गूगल, जीएसटी प्रोजेक्ट, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म, ओटीटी शोज़ ऐसे विविध क्षेत्रों में काम किया है। तो किस क्षेत्र का अनुभव सबसे चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? ईमानदारी से कहूँ तो हर डोमेन की अपनी अपनी अलग अलग चैलेंजेस थे जब शुरुआत की। पर सबसे चैलेंजिंग मैं कहूंगी गेमिंग प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, अच्छा, क्योंकि ओके। गेमिंग की दुनिया में बहुत से चैलेंजेस हैं। हुँ, वहां हुँ, पे सिर्फ अनुवाद नहीं करना होता, क्योंकि अगर मैं सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर दूं तो हुँ, उससे एक यूजर का एंगेजमेंट नहीं होता। आपको कई हाँ, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब एक हुँ, प्लेयर आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो गेम में आपकी भाषा देखने के लिए नहीं आता, गेम में मजे के लिए आता है। तो वो जी, मजा कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई ऐसे आपके गेमिंग एक्सपीरियंस होते हैं जब कई देशों के गेमर्स एक साथ बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, बट हुँ, आपकी कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है, आप बात कर रहे होते हैं, कई सारे लोग हिंदी में बात करते हैं, कई इंग्लिश में बात करते हैं। उस नीड को समझना और उसमें ही आपकी भाषा को पिरोना। जिस तरीके से अगर हुँ, हम प्लेटफॉर्म की भी बात करें, आजकल जिस हुँ, तरीके से बेसिकली गेमिंग वाले जो हैं, जेनजी हमारे खेलते हैं, मिलेनियल्स हैं हमारे हाँ, जनरेशन के, तो उस टारगेट यूजर को भी समझना पड़ता है। तो उस टारगेट के हिसाब से, यूजर के हिसाब से मुझे भाषा का अनुवाद उस हिसाब से करना पड़ता है। तो उसमें हुँ, जैसे कि हम कहते हैं मिशन पूरा हुआ नहीं करके मिशन कंप्लीट हुआ, इस हुँ, तरीके से हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उनके हिसाब अच्छा, से। तो वो जी, काफी चैलेंजिंग होता है। कई बार ऐसा होता है, डायलॉग्स होते हैं जैसे ओटीटी में, हुँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी सेम इसी तरीके से है। वहां पे डायलॉग्स होते हैं, ह्यूमर होता है और स्लैंग्स होते हैं जो कि दूसरी भाषा में बोले गए होते हैं। तो हम, हुँ, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ के भाषा के यूजर, हम हिंदी भाषा के खासतौर पे भारतीय दर्शकों के हिसाब से वो हुँ, स्लैंग उनके लिए वो वही रिएक्शन दें जो कि मूवी में है। तो जी, उस जिस्ट को पकड़ना, उस संदर्भ को पकड़ना और उसी भाषा में, हिंदी भाषा में उस चीज को अनुरूप ढालना, उस स्लैंग को अपनी हिंदी भाषा के हिसाब से बदल देना ही एक तरीके से बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। तो उसमें काफी टाइम लगता है, आप ध्यान देना, आपकी रीडेबिलिटी सही है नहीं है, आपकी आम बोलचाल की भाषा यूज हो रही है नहीं हो रही है, हुँ, किरदार ने अपना जो उसका किरदार चल रहा है उसने अपनी रिदम पकड़ी हुई है नहीं पकड़ी हुई है। एक
यूजर को, हमें यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर मैं एक यूजर हूं और मैं ये फिल्म देख रही हूँ तो मुझे वो मजेदार लग रही है नहीं लग रही है, और साथ ही उसके साथ ही मैं उस निर्देशक का वो जो निर्देशन है जो वो पहुंचाना चाहता है यूजर तक, जो उसने मूल भाषा में दिया है, वो मैं अपनी मेन टारगेट लैंग्वेज तक भी पहुंचा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। तो वो चीज एक काफी चैलेंजिंग हो जाती है ओटीटी और गेमिंग प्लेटफॉर्म में। तो वो है। और अगर मैं कंपेयर करूं जीएसटी प्रोजेक्ट से, तो जीएसटी प्रोजेक्ट और गूगल का भी, उनका भी अपना एक चैलेंज है, बट यहाँ पे एक अंतर है दोनों में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट वगैरह ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, लिंग्विस्टिक आपको देखना होता है किस तरीके से हमें बारीकियां देखनी है, अलाइनमेंट पहले से ही होता है, बस उसी पे ध्यान देना पड़ता है। बट उसके उलट हमें यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म का ज्यादा मुझे चुनौतीपूर्ण लगा। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और इसके लिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में की प्रावीण्य पकड़ चाहिए। अच्छी होनी चाहिए जी। हाँ, दोनों भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए। जी, आपने अभी इंग्लिश कंटेंट का उल्लेख किया, तो आज इंग्लिश कंटेंट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये भाषा का विकास है या शुद्ध भाषा के लिए चुनौती बन जाएगी ये? मेरे हिसाब से इंग्लिश किसी भी तरीके से खतरा नहीं है। ये तो भाषा का इवॉल्विंग नेचर है मैं कहूंगी, और ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि भाषा कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे कि हम जानते हैं पहले संस्कृत यूज होती थी, वैदिक संस्कृत थी, फिर उसमें भी बदलाव आए, उपनिषद, देन पाली, प्राकृत, अब भ्रंश भाषा, और अभी यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं आधुनिक हिंदी। तो इसका एक इतिहास रहा है बदलाव का, और हमेशा बदलती ही रहती है भाषा, समय के अनुरूप, समाज में, टेक्नोलॉजी, लोगों की लाइफस्टाइल के अनुरूप भाषा में हमेशा बदलाव देखे गए हैं। वो सिर्फ हिंदी की बात नहीं, हर भाषाओं में। अगर मैं मराठी में भी कहूँ तो मराठी में मराठी डायलेक्ट भी कई सारे अलग अलग होते हैं, जहां तक मुझे पता है ना। तो उसके हिसाब से मैंने अगर देखूं तो समाज में समय के साथ जो बदलाव होते हैं वही हमारी भाषा में भी नजर आता है। तो मुझे चुनौती तो किसी भी उससे नहीं लगता। बट हाँ, अगर हम देखें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली भाषा ही है, और मुझे लगता है कि हिंदी की जो पॉपुलैरिटी है या लोकप्रियता जो बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं यूथ ऑडियंस की वजह से, हमारी जो आजकल गेमिंग कम्युनिटी जो बढ़ रही है, फिनटेक कंपनियां जो आ रही हैं देश में, इतनी सोशल मीडिया का जो इतना प्रभाव आजकल हम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी इंग्लिश की काफी लोकप्रियता में मैंने देखा है कि बढ़ावा मिला है। लेकिन मुझे कहीं भी नहीं लगता कि इसका असर या शुद्ध हिंदी में होगा, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस जो है खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम अपने साहित्य में देखें, अपनी आधिकारिक भाषा में देखें, तो हिंदी का इस्तेमाल आज भी उसी शुद्ध हिंदी की गहराई और उसकी सुंदरता उसमें वैसी ही बनी हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो कहीं भी खतरा नहीं है, ये एक तरीके से उसका रिप्लेसमेंट मैं बिल्कुल नहीं मानती, बस एक कम्युनिकेशन ब्रिज है जो कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रही है आजकल, जो ना तो परफेक्ट हिंदी जानते हैं ना परफेक्ट इंग्लिश, बस चाहते हैं कि जुड़ना, तो उसके लिए इंग्लिश एक अच्छी और बेहतरीन लैंग्वेज है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि खतरा तो है नहीं, ये ब्रिज है। ये बहुत अच्छी बात है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इस भाषा से। आपने कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस और अन्य वेब सीरीज के लिए भी काम किया है। तो कल्चरल अडेप्टेशन करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है? कल्चरल अडेप्टेशन बहुत ही अहम बिंदु कह सकती हूँ मैं अनुवाद का। इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना होता, बल्कि हमें दर्शकों का इमोशन पकड़ना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है कह सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी संस्कृति और दूसरी एक देश का, और कभी कभी तो हम कहेंगे कि अंतर राज्य भी हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्यों, अंतरराज्य भी, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें कई भाषाएं हैं और बहुविविध है। और सही में भाषाओं का असली अगर महत्व जानता है तो हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि उसमें कई भाषाएं, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं। और अच्छे, और आज के देश, अगर मैं आज का परिप्रेक्ष्य देखूं तो हर भाषा फल फूल रही है अच्छे से। और कल्चरल अडेप्टेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दोनों भाषाओं का महत्व नहीं समझते और या उसके बारे में अच्छी समझ नहीं रखते, तो हम उसे अच्छे से
कल्चरली ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम उसका जो जी। मूल गुण है वो दूसरी अपनी अपनी भाषा को नहीं समझा सकते, क्योंकि और उसमें गलती होने के भी काफी चांस है, क्योंकि उसमें आपको काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो कि रिस्क की होती हैं, कल्चर बेसिकली। और क्योंकि कुछ राज्य में कुछ चीजें कल्चरली उनके लिए काफी कह सकते हैं कनेक्शन होता है, कुछ चीजें काफी जुड़ाव होता है उनसे। मान लीजिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे पग का, पंजाब में पग का एक महत्व, पंजाब ही क्यों कहें, हमारे हिंदुस्तान में पगड़ी एक उसका महत्व रखती है, एक संस्कृति का महत्व रखती है। तो अगर हम उसको सही से उसका चित्रण, अगर हमने अनुवाद के दौरान किसी भी तरीके से अपने शब्दों से उसका अनादर करा, या कुछ भी अगर मैं कहूँ कि सही से हमने उसको व्यक्त नहीं किया, तो उसका असर बुरा भी हो सकता है, और दर्शक उसकी काफी कई बार ऐसा होता है, आजकल ही मैं काफी देखूं तो लोग भड़क जाते हैं कि हमारा इस तरीके से अपमान किया। तो उस जो संवेदनशीलता जो होनी चाहिए उसको लेकर, भाषा की संवेदनशीलता एक अनुवादक को पता होनी चाहिए। और जस्ट कीपिंग अप विद कार्डिशन, जैसा अगर आपने एग्जाम्पल दिया, मैं उसी की अगर बात करूं, तो क्योंकि हमें पता है कि वो विदेशी संस्कृति है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसमें दिखाई है, और वहां का रहन सहन और लाइफस्टाइल अगर यहाँ के लोगों को मैं रूपांतरण करना चाहूँ, तो काफी सारी चीजें यहाँ के लिए वो शोभनीय ना हो, काफी सारी चीजें उससे रिलेट नहीं कर पाते लोग, पर उसको प्रदर्शन भी करना है और उस संस्कृति को बनाए भी रखना है। जो हमारी मूल संस्कृति जिसकी है उसकी भी गरिमा रहे बरकरार, और जिनको हमें बताना है उनको भी इस तरीके से बताना कि ताकि सामने वाला समझ भी जाए और दोनों भाषाओं का मान बना रहे। तो कल्चरल एडेप्टेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन तो कर देंगे टेक्निकली, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा, पर आप कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे अगर आप उसका अच्छे से रूपांतरण ना करेंगे, अगर आप उसका सरकाजम, उसका इमोशनल जो उस टाइम एक्सप्रेशन है वो उससे कहीं ना कहीं बता ना पाए। तो इसमें कल्चर एडेप्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमें समझना होता है। जी, आपने कितना डिटेल में बताया, थैंक यू। तो आपके हिसाब से एक अच्छे लिंग्विस्ट या ट्रांसलेटर या अनुवादक होने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले दोनों भाषाओं का ज्ञान जिनमें आप काम कर रहे हैं उसकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको उन दोनों कल्चर का भी ज्ञान होना जरूरी है, बहुत उसकी समझ होनी, उनकी गहन समझ होना। और क्योंकि हम अनुवादक हैं, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है हम दो भाषाओं का अनुवाद कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार हमें वो चीज पता हो। कल्चर में कई चीज ऐसी होती है हमें नहीं पता होती, हर चीज हमारे लिए कई चीजें हमारे लिए भी नहीं होती, हम काम के दौरान ही सीखते हैं। ऐसे में सही रिसर्च करना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक अच्छे लिंग्विस्ट में हर दिन नया कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, दूसरी संस्कृति का महत्व, संवेदनशीलता होनी चाहिए, भाषा की समझ होना उसमें बहुत जरूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही एक अच्छा रिसर्चर होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम गूढ़ भाषा को उसके मूल स्वरूप के साथ ही अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए, वो भी अपनी संवेदनशीलता से और भाषा के अच्छी समझ के द्वारा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास संदर्भ का, जो मैंने रिसर्च की बात कही, वो ज्यादातर हमें काम आती है जब हमें कंटेक्स्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ये ज्यादातर मैं बताऊं तो आप फिनटेक का जो ट्रांसलेशन करते हैं या फिर गेमिंग कंटेंट का ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपके पास ज्यादातर क्या होता है, आपके पास टेक्स्ट होता है, तो आपको पता नहीं है बैकग्राउंड। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस बैकग्राउंड नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या शब्द आना है, कि किस लिए है, ये वर्ब में है, आपकी क्रिया है, क्या है, सर्वनाम है, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो वो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि एक लिंग्विस्ट में होनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना एक अधूरापन लगता है कहीं ना कहीं भाषा में, और कहीं ना कहीं उसको गलतियां होने के जो होते हैं चांस वो ज्यादा रहते हैं। जी, मतलब खाली भाषा सीखने से तो होगा नहीं, ये बाकी सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं? जी। आपने फ्रीलांस और कॉर्पोरेट मतलब दोनों तौर पे काम किया है, और दोनों क्षेत्र में आपने इतने सालों से है, तो दोनों अनुभवों में सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस हुआ आपको? पहले तो दोनों ही अनुभव मेरे लिए बहुत ही कीमती रहे हैं। दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग है, सीखने का तरीका भी काफी अलग है।
कॉर्पोरेट सेटअप में आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है, आपको टीम मिलती है, आप वहां पे कोलैबोरेट होके एक साथ काम करते हैं, वहां प्रोसेस काफी डिफाइन होते हैं, तो इतना आपको रहता नहीं है तय समय सीमा, सब कुछ रहता है, एक विजन रहता है जो टीम के पास रहता है। आपका वर्क फ्लो मैनेजमेंट आप सीख पाते हैं कंपनी में, आप कई तरीके के विभागों के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, जैसे लोकलाइजेशन में होता है क्यूए टीम्स होती हैं, आपकी लिंग्विस्ट की पूरी टीम होती है, जहां पर आप कभी अटक जाएं तो टीम के साथ बैठिए, आप अपना 1-to-1 करें, उनसे बातचीत करें। काफी कई बार ऐसा होता है कि शब्दों को और पिरोने के लिए आपको कई साथियों की जरूरत पड़ जाती है, तो या रिसर्च के लिए, तो हाँ, आप एक पूरी टीम के साथ एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात कहूँ, वहीं फ्रीलांस की बात कहूँ तो मैं अपने निजी अनुभव से बताऊं तो मैंने काफी कुछ सीखा, अडेप्टेबिलिटी सीखी, ओनरशिप सीखी मैंने इस दौरान, किस तरीके से आप अपने काम की खुद ही पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वहां सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता, आप क्लाइंट के साथ बातचीत भी करते हैं, क्लाइंट को देखते भी हैं, डेडलाइन आप सेट करते हैं, तो आपके जो पर्सपेक्टिव होता है कहीं ना कहीं एक आपका विजन बड़ा हो जाता है फ्रीलांसिंग में। आपको क्वालिटी मैनेजमेंट देखना है, कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट हैंडलिंग भी आप खुद कर रहे हैं मैनेज, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, तो हर क्लाइंट होता है वो अलग होता है, हर क्लाइंट का स्टाइल अलग होता है, उसे समझना और जल्दी जल्दी हर चीजों को अडेप्ट करना, एक फ्रीलांसर को ये बहुत जरूरी सीखना बहुत जरूरी होता है, और जल्दी अडेप्ट करके सीख लेना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत जरूरी है, और टाइम लाइन के साथ काम करना वो भी चीज है, वो मुझे फ्रीलांसिंग से ही सीखी है। और फ्रीलांसिंग आपको एक इंडिपेंडेंस देती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, और उसके साथ साथ आप में काफी सारी चीजें, आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करती हैं। बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं फ्रीलांसर को। जी तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज भी है, पर्सनली मुझे लगता है इससे काफी अगर एक लिंग्विस्ट दोनों चीजों में काम किया होता है तो उसका काफी बैलेंस पर्सपेक्टिव होता है, एक बैलेंस लिंग्विस्ट होता है, क्योंकि वो प्रोसेस भी जानता है, बिकॉज आपने कॉर्पोरेट में काम किया है तो मैं प्रोसेस ओरिएंटेड भी हूं, मैं कह सकती हूँ एक किस तरीके से आपको सारा सिस्टम बनाना है, आपको एक सिस्टम पता है, साथ ही साथ आप क्रिएटिविटी कैसे, अडेप्टेबिलिटी के साथ आप कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, वो आपको फ्रीलांसिंग में सीखने को मिल जाता है। तो हाँ, ये जरूर है, एक एक्सपोजर लेवल आपका बढ़ जाता है हर दिन। एक दिन आप गेमिंग का काम कर रहे हैं तो अगले दिन आप एआई से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो एक एक्सपोजर लेवल आपका फ्रीलांसिंग में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ये मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल। आपने भाषा से इतना प्यार किया है बचपन से और उसमें इतने सालों से काम कर रही है, तो भाषा का महत्व आप कैसे बताएंगे? कितनी महत्वपूर्ण होती है भाषा और आपको क्या लगता है? भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सिर्फ एक दूसरे से बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों को, संस्कृति को, देशों को जोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। वो है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, आप उसे किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसा महसूस कराते हैं, वो काम भाषा करती है। भाषा आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप भाषा के एक दूसरे को जानते नहीं है, वो नहीं करते, बट अगर आप भाषा एक बार दूर देश में भी अगर आपको एक समान भाषा बोलने वाला मिल जाता है तो तब आपको भाषा की कीमत समझ में आती है। ये चीज भी है, भाषा एक भरोसा जगाती है। अगर आप देखें समय के साथ पहले के कंपैरिजन में मैं अगर आज देखूं तो हर बड़ी से बड़ी कंपनी और हर फील्ड की कंपनी आज के दौर में हर भाषा में, हिंदुस्तानी हर भाषा में अपना प्रोडक्ट लेकर आ रही है। पहले हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखते थे, पर आजकल अगर हम बाजार में रोजमर्रा का घर का सामान लेने भी जाते हैं तो उसमें इंग्लिश के नीचे बराबर में हिंदी या जिस भी क्षेत्र में है उस वो भाषा लिखी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है, और कंपनियां भी ये काम समझ रही हैं कि किस तरीके से भाषा से आप इंसान से खुद से जुड़ सकते हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो भाषा बनाती है। आप हाँ, जो एक भाषा से, जो भाषा सिर्फ एक माध्यम, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो एक इमोशन कनेक्ट जो होता है वो एक भाषा ही बनाती है, और जो कंफर्ट देती है, आपको इंस्पायर कर सकती है। टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कई बार अगर आप उनको उनकी भाषा में आप उनको दें तो वो जो वो काम करेगी, वो मतलब आप वो उसको नाप ही नहीं सकते। देखें, पहले लोग इतना जितना रिजर्व रहते थे, इतना टेक्नोलॉजी को लेकर,
पर जब से हम्म, उनकी भाषा में आ गया है तो डिजिटल, हम्म, अगर इंडिया ही देखूं और मैं यूपीआई ही देखूं, तो आज की हर किराने की दुकान पे भी लोग वो यूज कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषा में भी है। हाँ जी, ये बात सही और कही आपने। और बराबर। टीयर 1 टीयर 2 सिटी तो फिर भी आप इंग्लिश में फिर भी अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट टीयर 3 टीयर 4 सिटी जहां पे असली भारत जहां पे जुड़ा हुआ है, वहां पे लोग अपनी भाषा में ही संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। और आज की तारीख में अगर हम गूगल में भी जाएं और लोग सबसे पहले अगर डालते हैं अब जैसे, क्योंकि वॉइस सिस्टम हो गया है, पहले लोगों को लिखना पड़ता था, अब वॉइस सिस्टम हो गया है, तो लोग वॉइस में पहले इंग्लिश में अंग्रेजी में नहीं बात करते, लोग अपनी हम्म, भाषा में उसमें सर्च करते हैं। तो इसी से हम भाषा, हाँ, मतलब समझ सकते हैं कि भाषा की कितना महत्व है। जी जी बिल्कुल। तो आप हिंदी और इंग्लिश की तो एक्सपर्ट है ही, तो आप कौन सी अन्य भाषाओं में रुचि रखती हो? अन्य भाषा मैंने बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई है, और अच्छा। इसके अलावा मेरी दिलचस्पी है रशियन और टर्किश लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज में। ओह, रशियन इसलिए अच्छी बात। क्योंकि मेरी पिछली कंपनी में मेरे ज्यादातर मैनेजर रशियन थे, तो उस वजह से और और तब काफी लैंग्वेज बैरियर जो मैं एक्चुअली लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ, तब वो मुझे लगता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली होता ही ऐसा है कि जब आप बातचीत करते हो तो फ्लो में आपका खुद की भाषा आ जाती है, तो वहां पे लगता था मैनेजर्स को कि समहाउ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन दैट। तो ये हम्म, चीज है। और उसके अलावा हाँ, क्योंकि मैं कंटेंट काफी करती हूँ, तो कोरियन और हम्म, टर्किश में मेरा हाँ काफी दिलचस्पी है, तो वो सीखने की है, तो जी। होपफुली मैं आगे सीखूं। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है। तो आपको ये भाषा सीखने के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे मेरे साथ लैंग्वेज टॉक्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।